हाँ बच्चों, देखिए इस वीडियो में उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का ही है। इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो वस्तुओं को ऊपर की ओर, देखिए दो वस्तुओं को ऊपर की ओर यदि फेंका जाए और उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात 3:4 हो, ठीक, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए क्या है। यदि दो वस्तुओं को ऊपर की ओर फेंका जाए और उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात प्रारंभिक वेगों का अनुपात 3:4 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक, इन दो वस्तुओं को ऊपर की ओर फेंका जाए और उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात 3:4 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक, जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्व के अंतर्गत बात की जा रही है। ठीक, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। उस समय एक बल लगता है जिसे कहते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। इसका मतलब जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ही तरफ आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा तो जो गति का समीकरण बताया गया है, ठीक, v बराबर u प्लस at, s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो v बराबर u प्लस gt, v और h बराबर u t प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन समीकरण है। लेकिन ये कब होगा जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से नीचे की तरफ जब होगा, जैसे जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तब हम इन तीनों समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें सभी को पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक, और एक के स्थान पर जी लिखते हैं, यस के स्थान पर यच। ठीक, तो ध्यान देंगे जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तब हम सभी समीकरणों में पॉजिटिव लिखते हैं, धनात्मक, और ए के स्थान पर जी और यस के स्थान पर यच। ठीक, और दूसरी कंडीशन है कि जब हम वस्तुओं को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब इन्हीं समीकरणों में v बराबर u माइनस जी टी और h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होगा जब v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर
माइनस 2g h। ठीक, तो इन तीनों समीकरणों में हम लगा दें, जिसका जो समीकरण लगता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब यहाँ पर नेगेटिव होगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, माइनस लिखा जाएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तब वहां पर धनात्मक होगा। तो ठीक है, इसमें देखें वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक, तो जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसका मतलब इन तीनों समीकरणों में से किसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या चीज इसमें ज्ञात है। दो वस्तुओं के प्रारंभिक वेगों का अनुपात, इसका मतलब u1 और u2 दिया गया है। और एक इसमें बताना है आपको कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो वह वस्तु उच्चतम बिंदु पर जाकर पुनः नीचे की तरफ लौटने लगता है। ठीक, तो जिस उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, माना गया वस्तु को पृथ्वी की सतह है और यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और यहाँ तक पहुंचने के बाद वस्तु पुनः नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ जब पहुंचता है उच्चतम बिंदु पर, जहां से वह वापस होने लगता है, तो वहां पर उसका वो अंतिम वेग रहता है, और अंतिम वेग भी बराबर हो जाता है 0। v बराबर 0। जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तब उस समय वस्तु का अंतिम वेग 0 हो जाता है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब उस समय वहां पर उसका अंतिम वेग जो होता है 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए वस्तु के प्रारंभिक वेगों का अनुपात, वस्तु के प्रारंभिक वेगों का अनुपात, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग यहाँ पर लिखते हैं, माना प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। ठीक, उनके वेगों का अनुपात 3:4 है। u1 बराबर 3 और u2 बराबर है 4। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या होगा इसका? अंतिम वेग बताया जा रहा है कि 0 हो जाता है। अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक, फिर लिखेंगे गति के ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब h पूछा जा रहा है, तो v बराबर -gt, इसमें h नहीं है इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर h बराबर ut -12 gt²। दूसरे समीकरण देखिए, h बराबर ut -12 gt²। इस समीकरण का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें समय नहीं ज्ञात है। ठीक, समय इसमें नहीं कहा गया है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? गति के तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण से तो देखिए v² बराबर u² -2gh। माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए तृतीय समीकरण से v, इसके लिए अंतिम वेग माना गया 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर v1 मान लेते हैं क्योंकि दो वेग दिए गए हैं ना। प्रारंभिक वेगों का अनुपात v1 और v2 होगा, उसी प्रकार उसका अंतिम वेग होगा v1 और v2 होगा। यहाँ पर v1 बराबर u1² -2g, ऊंचाइयों का अनुपात h1 मान लेते हैं के लिए। अब यहाँ पर v1 का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, e1² -2gh1 अभी मान नहीं रखे हैं, हम रख भी सकते हैं, पहले इसको हम और सरल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2gh, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपको बनेगा u² बराबर 2gh1।
2GH1। ठीक, इसको माना गया समीकरण 1। समीकरण 1 फिर कहा गया है आपको मिला U1 स्क्वायर बराबर 2GH1। फिर तीसरे समीकरण से फिर लगाते हैं V2 स्क्वायर बराबर U2 स्क्वायर माइनस 2GH2। ठीक, V2 का मान भी 0 होगा, U2 स्क्वायर माइनस 2GH2। इसको माना गया समीकरण 2 और इसको समीकरण 1। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? आप क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर भाग करेंगे जब U1 स्क्वायर अपान U2 स्क्वायर बराबर 2GH1 अपान 2GH2। तो यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं, दोनों का वर्ग है इसलिए इसको U1 अपान U2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर 2G कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका H1 अपान H2। ठीक, हमें ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना था और प्रारंभिक वेगों का अनुपात दिया ही गया है। प्रारंभिक वेग हमारा U1 था और U2 था। अब यहाँ पर पहले पिंड के लिए वेग था, दूसरे पिंड के लिए प्रारंभिक वेग था। अब यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लेते हैं। U1 का मान 3, U2 का मान 4, दोनों का वर्ग कर दिए और H1 अपान H2। ठीक, तो मिल जाएगा यहाँ पर H1 अपान H2 बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। ठीक, इस प्रकार उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 9/16। ठीक, इसके बाद उसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ऊपर की ओर, यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर कहा जा रहा है इसका मतलब ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और जहां पर दिया गया है G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आप बताओ इसमें क्या चीज ज्ञात है? इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग U बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहां उसका उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग जो होता है वह 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक, आप बताओ प्रारंभिक वेग u पता है, अंतिम वेग v बराबर 0 पता है और यहाँ पर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तब हम तीनों समीकरणों में से किन समीकरण का प्रयोग करेंगे? देखिए तीन समीकरण क्या है आपका, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसका मतलब v बराबर u माइनस gt, दूसरा आपका बनेगा
h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h। अब हम तीनों समीकरणों में से देखते हैं कौन सा समीकरण का प्रयोग करना है। ठीक, तो देखिए इसमें प्रश्न में कहीं समय दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए हम पहले समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया गया है। ठीक, और अगर इसका प्रयोग करते भी हैं तो सबसे पहले हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसमें तो h है कहीं नहीं है, इसमें h है। ठीक, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें t ज्ञात होना चाहिए। इसके पहले हमें t का मान ज्ञात होना चाहिए, और t का मान ज्ञात करने के लिए तब हम पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे, तब हम t का मान निकालेंगे, फिर t का मान निकालकर इसमें रखेंगे, तब हमें ऊंचाई ज्ञात होगी। और आप सीधे इस समीकरण का जो अगर प्रयोग करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें t का मान दिया ही नहीं गया है और इसमें t का कहीं प्रयोग भी नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे तो मेरे इसका मान ज्ञात हो जाएगा। और नहीं तो हम पहले t का मान निकालेंगे, तब इसमें रखेंगे, तब हमें ऊंचाई ज्ञात होगी। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, गत के तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखते हैं गत के तृतीय समीकरण से, गत के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, v का मान 0, u का मान 20 का वर्ग है, माइनस 2g का मान देखिए दिया गया है 10 और h। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको इस पक्ष पे लेकर आते हैं। नेगेटिव है ना, इधर आएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2 गुणे 10 गुणे h बराबर, इधर 20 का वर्ग है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 गुणे 20, या दोनों को गुणा करके लिख सकते हैं, 400 हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह से लिखते हैं तो h बराबर क्या होगा, h बराबर हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 20 गुणे 20 बटे 2 गुणे 10, 2 गुणे 10। अब भाग कर देते हैं, 10 एक कम 10, 10 दुनाई 20, और फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक, इसके अंदर क्या बचा ऊपर, देखिए h बराबर 20 गुणे 1 ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 1 गुणे 1। ठीक, इसके अंदर h बराबर 20 एक कम 20 ही होगा, और 1 का मतलब 1 गुणे 1 आएगा, तो 20 में 1 से भाग करेंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। और इसमें दिया है ऊंचाई मीटर में हो जाएगा, क्योंकि वेग मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है। तो कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई जो होगा वह 20 मीटर होगा। ठीक, तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए जैसे आपको इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताया गया, इसकी पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन बताया गया है। ठीक, तो इसी तरह से आप अपने मन से किताब से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई कभी दिक्कत होगा हल करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में और हल करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, करके दे बस।